छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा सांप आपने देखा कितना बड़ा? मतलब 15 फीट का एक इंडियन रॉक पाइथन था। एक बार तो मैं कुएं में उतरा था हार्नेस पहन के गौ माता की रेस्क्यू करने। उस दिन मुझे बुखार था लेकिन कुएं में सांप भी था तो किसी ने हिम्मत नहीं और वैसे में रस्सी टूट गया। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो? फिर लास्ट ईयर एक मंकी आया था, छोटा सा मंकी। उसका इतना बॉडी गल गया था कि जैसे मैंने उसका हाथ पकड़ा तो हाथ अलग होके मेरे हाथ में आ गया था, पैर पकड़ा तो पैर अलग हो गया। हाथ जब ले रहा तो अंदर का उसका पूरा बॉडी पार्ट दिख रहा और वो जो सांप को सीपीआर दिया था वो कैसे हुई? है। एक्सपीरियंस तो पर डे का था ही, पर डे 3-4 सांप अपन रेस्क्यू करे। लेकिन लास्ट टाइम जब मुझे स्नेक बाइट हुई थी, जब मैं आईसीयू में था, तो मैं कंडीशन देखा कि मेरी सांसें रुक रही थी और मेरी मम्मी सामने रो रही है। हेलो एंड वेलकम टू लेट्स कनेक्ट एंड ग्रो। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी सांप को भी सीपीआर दिया जा सकता है? जी, आपने बिल्कुल सही सुना। आज के जो हमारे गेस्ट है उन्हें कहा ही जाता है स्नेक मैम ऑफ सच, और इन्होंने ये कारनामा किया है, सांप को सीपीआर भी दिया है। ये एक एनिमल रेस्क्यूअर हैं। इनके यहाँ अलग अलग तरीकों के जानवर को रखा जाता है, उनकी सेवा की जाती है। इस बारे में हम और जानेंगे सत्यम द्विवेदी जी से। तो ये एक सर्टिफाइड नेचुरलिस्ट भी हैं। सो वेलकम सत्यम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने ये जर्नी की शुरुआत कैसे की? मैम मैं पीएससी की तैयारी कर रहा था और लॉकडाउन के दौरान ऐसा हुआ कि हम मुझे मजबूरन घर जाना पड़ गया पढ़ाई छोड़ के। हम सब घर में कैद थे। मुझे शुरू से प्रकृति से प्रेम था। जब मैं अंबिकापुर से रायपुर आईआईटी की कोचिंग करने आया था, तब भी मुझे एनिमल से बहुत ज़्यादा लगाव था। मैं क्लासेस छोड़-छोड़ के डिस्कवरी देखता, अदर कुछ देखता। और जब घर में हम कैद थे तो किसी के घर में साँप निकला था। उन्होंने फेसबुक में डाला कि अगर कोई रेस्क्यू करता हो तो मुझसे संपर्क करें। और मेरे को देखने का बहुत ज़्यादा मन था कि कोई तो वाइल्ड एनिमल दिख जाए। जब मैं लोकेशन पर पहुँचा तो कोई भी रेस्क्यूअर नहीं है। काफ़ी देर वेट करने के बाद ऐसा लगा कि लोग उसे मार देंगे। लोगों ने प्रिपरेशन शुरू कर दी। और क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, किसी भी जीव को जान जाता देख दुःख होता है। तो मैं बोला एक प्रयास मैं करता हूँ। और इसी प्रयास में लोगों ने मुझे डाँटा भी कि आप मतलब यंग हो और थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन करो, फाइट कर लेगा। और एक घर का भी डर था क्योंकि मम्मी अगर वो चीज़ देखेंगी तो फिर डाँट पड़ेगी। लेकिन किसी तरह हिम्मत करके मैंने उस सांप को पकड़ा है, पकड़ के बोरे में डाला है। और लॉकडाउन का समय था, दोनों तरफ से लोग खड़े थे और लोगों ने तालियाँ बजाना शुरू किया। हमें एक होता है ना फ़ेम, तो मतलब सस्ता सेलिब्रिटी का मुझे एहसास हुआ क्योंकि दोनों तरफ से लोग तालियाँ बजा रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं। और उसी बीच ऐसा हुआ कि एक अंकल आए, वो मुझे ₹500 दिया, बोले बहुत अच्छा बेटा, आप इसको सुरक्षित जंगल में छोड़ दो, तो आप कुछ काम करोगे उसमें कुछ अमाउंट मिलेगा तो एक थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो लालच नहीं कहेंगे, वो मतलब समझ लीजिए कि प्रोत्साहन था अंकल की तरफ। तो उसके बाद कंटिन्यू वो सोशल मीडिया में शेयर होने लगा और मेरे पास फ़ोन आने लगा स्नेक रेस्क्यू कि सांप पकड़ने के लिए सत्यम से संपर्क करें। अब सत्यम को प्रॉपर नॉलेज नहीं है कैसे किया जाए। फिर तब से अब खाली हम लॉकडाउन में बैठे थे, तब से मैंने स्टडी करना शुरू किया कर दिया। सभी यूट्यूब के माध्यम से लोकल एनजीओज़ और दिल्ली, मुंबई सब जगह कॉन्टैक्ट कर दिया। जब नॉलेज गेन हुआ तो थोड़ा-थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। और बाकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो पर डे का था ही, पर डे 3-4 सांप अपन रेस्क्यू कर रहे थे। और धीरे-धीरे करते-करते अब आफ्टर लॉकडाउन अच्छा खासा लोगों में पहचान हो गया और पूरे संभाग लेवल में कहीं भी सांप निकलता है, लोग मुझसे संपर्क। फैमिली और फ्रेंड्स का रिएक्शन कैसे था पहले जो आपने शुरुआत करी? लेकिन मम्मी तो मतलब प्रॉपर इमोशन अपना एक्सप्लेन कर देती हैं कभी भी। पापा नहीं बोल पाते हैं शायद। मम्मी भी क्लियर नहीं बोलती हैं, लेकिन कहीं किसी के घर में जाता हूँ, जैसे एक घर में गया था जो मेरी मम्मी की फ्रेंड थी, तो उन्होंने बोला तुम ही हो सत्यम? तो मुझे लगा कि वो तारीफ़ करेंगे कि अच्छा काम कर रहा हूँ। फिर वही बोली कि तुम्हारी मम्मी फ़ोन की थी, बता रही थी बहुत परेशान रहती हैं, उदास रहती हैं। तो मेरे को समझ में आ गया कि भाई मम्मी डरे-डरे रहती हैं। और रात में जैसे ढाई बजे 3 बजे कभी भी निकल जाता हूँ। तो मुझे लगता है घर वाले सो रहे हैं, चुपके से चला गया, लेकिन मम्मी जग के वेट करते रहती है कि आएगा। तो आपके दिन की शुरुआत कैसे की? फ़ोन कॉल से ही होती है? मैम फिक्स नहीं रहता, जैसे रात को ढाई बजे 3 बजे कभी भी रेस्क्यू की कॉल आ जाती है। और कभी सो के उठने में लेट हो गया और सो के उठने का पता चला 11-12 मिस्ड कॉल्स। मतलब एक दौड़ है। मतलब जीवन ऐसा हो गया कि सुबह सो के उठना है और वहीं से दौड़ना शुरू करना है।
रात तक दौड़ खत्म नहीं होती। और दूसरा एक बर्डन रहता है कि मैं सो के उठा हूँ, शेल्टर में 100 प्लस एनिमल्स हैं, तो मेरे सारे बच्चे स्वस्थ हैं कि नहीं? अगर एक भी बच्चे की तबीयत खराब है या कुछ है, तो सबसे पहला माइंड वहाँ जाता है कि ठीक है। हाँ, कि तो आपके यहाँ हर तरह के जानवर देखे थे जैसे आपके सेंटर पे विजिट की बंदर, गाय, बच्चे, बिल्ली, इवन उल्लू और सांप सब हुँ, जानवर थे। तो मैम नॉर्मली मैंने ये देखा कि लोग ना अभी के समय में एनिमल लवर होते जा रहे हैं, स्पेसिफिक एनिमल लवर। जो डॉग लवर है वो डॉग से ज़्यादा लव करेगा और बाकी जीवों से नहीं करेगा। काऊ लवर काऊ से ऐसे। मैं चाह रहा था कि कुछ ऐसा हैबिटेट हम तैयार करें जिसमें सारे जीवों का एक आश्रय केंद्र हो और लोग सभी से कनेक्टेड हों। आप किसी से कनेक्टेड होंगी तो थोड़ा-सा अटैचमेंट बढ़ेगा, जब अटैचमेंट बढ़ेगा तो आप उससे प्रोटेक्ट करने का ध्यान नहीं। मतलब शेल्टर खोलने का मेरा ये तात्पर्य नहीं था कि बहुत सारे 250-300 जानवर रख लिए और सोशल मीडिया में अपन एक्सप्लोर करें। मेरा ये टारगेट है लोग कनेक्टेड हों और अब वो खुद ही बचाना शुरू कर दें क्योंकि सारे जानवर हमारे समाज का परिवेश का हिस्सा है और एक व्यक्ति से होगा नहीं तो सभी को सामने आना। क्या-क्या चैलेंजेस फेस करते हैं आप ये सब चीज़ों में? मैम स्टार्टिंग से ही चैलेंजेस हो जाते हैं जैसे हर रेस्क्यू में अलग एक्सपीरियंस भी रहता है और एक चैलेंज भी रहता है। कभी-कभी हमें कुआँ में उतरना पड़ता है और स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था तो हम लोग बेधड़क कुएँ में उतर जाते थे। कई बार हुआ कि हम लोग जैसे कुएँ में उतरे हैं, साँस लेने में कठिनाई हो रही है और भी कई बार एक बार तो मैं कुएँ में उतरा था हार्नेस पहन के गैया गौ माता की रेस्क्यू करने के लिए। उस दिन मुझे बुखार था लेकिन कुएँ में साँप भी था तो किसी ने हिम्मत नहीं और वैसे में रस्सी टूट गया। मतलब मैं जब डूबने लगा तो गौ माता को ही पकड़ के ऊपर आया हूँ वापस उस रस्सी को पकड़ा है मैंने और फिर बाहर निकला। तो कई बार ऐसा होता है कि हर बार अलग से कभी कुआँ में उतरना है, कभी जंगल झाड़ में निकलना है और कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़े नंदी महाराज हैं वो हम पे अटैक कर दे रहे हैं, रेबिड डॉग है वो अटैक कर दे रहा है। मतलब एक बार तो ऐसा हुआ था कि मैंने एक मंकी को रेस्क्यू करके लाया था, उसका नेक बहुत ज़्यादा कटा हुआ था। उसका ट्रीटमेंट किया, रिकवर हुआ, रिकवर होने के बाद वो मेरे से बहुत ज़्यादा क्लोज़ था। लास्ट ईयर 1 मंथ की ट्रेनिंग के लिए मैं बाहर चला गया। जब रिटर्न आया तो वो सभी को काट मतलब एक रेस्क्यू हो गया और मतलब मुझे भी पहचान नहीं पा रहा था। वो जब केस से अपने बाहर निकला तो फिर कॉलोनी वालों को काटा तो इसके चलते मुझे उसे पकड़ना पड़ा। उस पकड़ने के चक्कर में उसने मेरे हाथ को मतलब बहुत बुरी तरह से बाइट किया था। ये जो फिंगर है वो अलग होने की कंडीशन में आ गया था। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं लेकिन एडवेंचर होता है और अच्छा भी लगता है इसका। जानवरों गाँव जानवरों की सेवा हो जाती है। यस, बेज़ुबान जानवर कह नहीं पाते यस। दुःख और डर तो हर चीज़ों में रहता है। नॉर्मली मुझे बिजली से डर लगता है करंट से और जो बिजली विभाग वाले हैं वो 2 मिनट में खंभे पे चढ़ के और ठीक करके आ जाते हैं। सबका अलग-अलग फ़ोबिया होता है। अभी रिसेंटली हमने इंटरनेट पे देखा था कि किसी स्नेक रेस्क्यूअर को सांप ने काटा और उसकी तुरंत डेथ। जैसे आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? मैम स्टार्टिंग में जैसे आप कुछ भी काम को न्यू-न्यू करेंगे तो थोड़ा-सा शो ऑफ करने का मन करेगा क्योंकि पब्लिक अगर खड़ी रहेगी तो आप खुद को समझेंगे कि मैं कर्तव्य वो मेरे अंदर भी स्टार्टिंग में होता था कि क्या जब स्पेक्टिकल कोबरा है वो इस पोजीशन में बैठा है। बहुत सारे लोग यहाँ किस करने का कोशिश करते हैं या उसके साथ खेलते हैं। तो अभी मुरली वाला हौसला जी को काटा था और भी कई सारे रेस्क्यूअर जिन्होंने जान गँवाई थी। जैसे-जैसे मैं सीनियर से कॉन्टैक्ट में आया, बड़े एनजीओज़ में आया, तो सबने मुझे ये लेसन दिया कि आपका जीवन की परवाह आपको है और मैं लास्ट टाइम जब मैं आईसीयू में गया था, तो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी और उसी टाइम देखा कि जितने भी भीड़ लगा के देखने वाले लोग थे, उसमें से कोई नहीं आता। आते हैं बस आपके पेरेंट्स आएँगे, जो आपसे क्लोज़ हैं, वही आएँगे। ऐसे तो आपने मैंने सुना आपको सांप ने काटा तो वैसे ड्राइव करते हुए अ, मैम जैसे स्टडी से एक्सपीरियंस हो गया था जैसे और अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में रहता तो कुछ प्रोसेस होते हैं उसको फॉलो करता। लेकिन मुझे पता था 30 टू 40 मिनट्स में मैं हॉस्पिटल पहुँच जाऊँगा। तो मैंने सबसे पहले डॉक्टर को फ़ोन किया, करेक्ट। उसके बाद फिर मैं कलेक्टर साहब से अच्छा परिचित था, बाकी लोगों से सबको फ़ोन किया, एक लाइनअप कराया कि सर मैं जाऊँ तो डायरेक्ट मेरा ट्रीटमेंट हो। हमारे सरूजा में देखा हूँ कि आप नेक बाइट के बाद जा रहे हो, लाइन में लगो, पर्ची कटाओ और लंबा प्रोसेस है और आपको न्यूरोटॉक्सिक वेनम है, जितना देर होगा उतना ज़्यादा प्रॉब्लम। तो ये प्रोसेस फॉलो ना करना पड़े, डायरेक्ट मेरा इलाज है, ये मैंने फ़ोन लगाया और उसके बाद फिर मुझे भर्ती किया गया। और वो जो सांप को सीपीआर दिया था वो कैसी स्टोरी? मैम नॉर्मली आप मतलब कोई भी रेप्टाइल या किसी टाइप के किसी स्पीशीज़ से बचने के लिए लोग फोरेट का इस्तेमाल करते हैं। फोरेट
बहुत ज़्यादा जहरीला एक दवा है। हाँ, पेस्टिसाइड है और लोग उसके ऊपर डाल देते हैं, उससे क्या है कि साँप साँस लेना बंद कर देता है और धीरे-धीरे उसकी जान चली जाती है। तो उन्होंने स्पेक्टिकल कोबरा पे किसी ने डाल दिया था, वो एकदम साँस नहीं ले पा रहा था, एकदम सुस्त पड़ चुका था और ट्रीटमेंट डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं हो पाएगा ट्रीटमेंट। तो मैंने सीपीआर के बारे में पढ़ाई भी की थी। एक छोटे से कागज़ को मोड़ के उसके माउथ में डाला और थोड़ा-थोड़ा बॉडी को पुश करने लगा। धीरे-धीरे उसकी पूँछ में हलचल आई, हलचल आते-आते थोड़ा-थोड़ा एक्टिव हुआ, जैसे-जैसे एक्टिव हुआ मुझे अच्छा लगा। उसके बाद फिर उसको पानी में डाला, थोड़ी एक्टिविटी और ज़्यादा हुई, पानी में डाल के निकाला तो और धीरे-धीरे वो नॉर्मल कंडीशन में और जब मैं स्टार्ट किया था तो मुझे खुद भी बिलीव नहीं था क्योंकि मैं अब सोचा जान तो जा चुकी है, ट्रायल करते। लेकिन जब जीवन बच गया तो बहुत अच्छा लगा। यस सर। अ, आप लोग अपनी सेफ्टी के लिए क्या-क्या प्रिकॉशंस लिए? मैम नॉर्मली जैसे रेबीज वाला डॉग है, तो ग्लव्स पहन लिए और कभी बाइट हो गया तो एंटी मतलब डॉग बाइट के लिए जो वैक्सीन मिलता है उसको ले सकते हैं और कुएँ में उतर रहे हैं तो हार्नेस ले लिए अगर मान लीजिए कुएँ में गैस है, एसडीआरएफ की मदद ले लेते हैं और भी सभी तरह का है। लेकिन नॉर्मली जब घटना होना रहता है हो ही जाता है, क्योंकि एक दिन अगर आप बाइक चला रहे हो तो घटना कम है, पर डे हमको बाइक चलाना होगी, स्पीड बाइक चलाना है, तो घटनी घटना आपके यहाँ जो अलग-अलग जानवर हैं, उनको क्या लोग अडॉप्शन के लिए भी लेके जाते हैं? यस मैम, हमारे यहाँ सबसे अच्छा है कि हमारा जो शेल्टर है वो शहर के बीच में है, तो लोग बर्थडे मनाने या अलग-अलग कार्यों से आते हैं और लगातार जीव अडॉप्ट होते जाते हैं। तो ये हमारे लिए बेटर है कि शेल्टर में एनिमल्स की संख्या बढ़ती नहीं है। अब ये लगातार हमने लगभग 200 से अधिक गौ माताओं को पिछले 5 सालों में हमने अडॉप्ट करा है और इसके अलावा मतलब रैबिट हो गया और भी छोटे-मोटे जितने भी जीव हैं सब अडॉप्ट करा है। तो जो गौ माँ को आपके आती हैं, तो उनका अडॉप्शन होता है, तो क्या आप उन्हें घर तो नहीं ले जा पाते हैं? मैम ये घर लेके चले जाते हैं, बस एक फ़ॉर्मेलिटी रहती है कि आप उसको वापस से रोड में नहीं छोड़ोगे या कत्ल खाने नहीं दोगे। अगर ऐसा आप करते हो तो पशु क्रूरता निवारण समिति के तहत आप पर जुर्म दर्ज किया जाएगा और फिर कार्रवाई की जाएगी। हम ये चाहते हैं कि बस रोड में कोई भी मालिक अपने जीव को ना छोड़े। जैसे कई जानवर का ऑपरेशन भी आपने कराया है। कई जानवर ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत खराब थी, उनका ट्रीटमेंट भी आपने कराया है। इतने सारे जानवरों के खाने-पीने की व्यवस्था, तो ये सब कैसे पॉसिबल हो? मैम सभी कैसे क्योंकि कई सारे ऑपरेशन ऐसे रहते हैं। लास्ट ईयर एक मंकी आया था, छोटा-सा मंकी। उसका इतना बॉडी गल गया था कि जैसे मैंने उसका हाथ पकड़ा तो हाथ अलग होके मेरे हाथ में आ गया था। पैर पकड़ा तो पैर अलग हो गया। मतलब पूरा बॉडी अलग हो गया। सांस जब ले रहा था तो अंदर का उसका पूरा बॉडी पार्ट दिख रहा है। जूस अगर हम लोग मुँह से पिला रहे थे तो साइड से निकल जा रहा है। तो ऐसे में उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। लास्ट ईयर एक छोटी-सी बच्ची आई थी मैम, मतलब 40 टू 50 केजी उसका वेट होगा। डॉक्टर ने बताया पेट में प्लास्टिक है। जब हमने पेट का ऑपरेशन करके और प्लास्टिक निकालना शुरू किया तो 22 केजी प्लास्टिक निकला। 10 केजी? हाँ, सोचिए कि मतलब बॉडी का हाफ तो केवल प्लास्टिक दिखाई गया। तो घुघुनखोर जीव जो हैं वो बोल नहीं पाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा तकलीफ से वो सफ़र करते हैं। ऐसे में हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि भाई उनके दर्द दर्द को समझें और इलाज कराएँ। और रही बात मैम उनके ट्रीटमेंट सभी की, तो अंबिकापुर के शहर में जितने भी मेरे शुभचिंतक हैं, सबकी एक मैंने ग्रुप बना रखी है। और जब भी कोई बड़ा ऑपरेशन रहता है या किसी तरह का हेल्प रहता है, तो मैं ग्रुप में डालता हूँ कि आज गौ माता का ऑपरेशन करना है, आप अपने-अपने क्षमतानुसार कॉन्ट्रिब्यूट कीजिए। तो कोई मेडिसिन का कर देता है, कोई डॉक्टर का, कोई कुछ का, ऐसे करके जोड़-तोड़ के हेल्प हो जाता है। लोगों को आपको कितना सपोर्ट मिलता है? मैम लोगों का ठीक-ठाक सपोर्ट मिल जाता है और जितने भी हमारे घर के लोग हैं, काफ़ी सज्जन हैं और सहयोगी के। तो अभी जैसे एसपी साहब हैं, हमारे पुराने एसपी साहब विजय अग्रवाल सर, वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते थे और बहुत ज़्यादा मानते भी हैं, मैं भी उनको मानता हूँ क्योंकि वो प्रॉपर एनिमल लवर थे। एक डॉग के ऊपर उन्होंने पूरी बुक लिखी थी। अच्छा, हाँ, और समय-समय पर सर से मार्गदर्शन भी मिलते रहता है। सर भी हमारे संस्था आते थे, सारे जीवों के साथ समय व्यतीत करते। तो उन्हीं की तरह हम भी चाहते हैं कि सारे अधिकारी भी वैसे रहें, हमारे नेतागण भी वैसे रहें, फिर और ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। जैसे कोई आपके सेंटर में आता है तो दिन मनाते हैं, इसमें बर्थडे मनाते या किसी ने कोई स्पेशल किसी का दिन हो, तो अब वो क्या करते हो वहाँ के मतलब जानवरों को भोजन फिर मैम जैसे किसी का बर्थडे है तो कई लोग ऐसा करते हैं कि पहले पूछ लेते हैं कितने एनिमल्स हैं, उनको क्या-क्या चाहिए।
तो वो खुद से भी ले के आ जाते हैं और कुछ हम ऑलरेडी रखते हैं। जैसे कुछ छोटी बच्चियाँ हैं जिनकी माँ ख़त्म हो गई, तो उनके लिए बॉटल में से दूध पिलाना पड़ता है। कुछ जो गौ माता बहुत ज़्यादा बीमार है, जिनकी कमर टूट गया है, उनको पशु आहार या हरा चारा देना पड़ता है। तो सारे एनिमल्स के हिसाब से जैसे अब कबूतर है या फिर और भी है, सारे स्पीशीज़ को अलग-अलग फीड कर तो सबके लिए अलग डाइट रेडी करके लोग जब आते हैं तो सबको फीड कराते हैं और अपने क्षमता अनुसार कंट्रीब्यूट करते हैं और चले जाते हैं। तो आपका स्टाफ कितना होगा, मतलब इतने इस मैं की आवश्यकता होती है? 4 पर्सन हैं फिलहाल के लिए, 2 जो है वो रेस्क्यू के लिए हैं और 2 क्लीन करने के लिए। कि इतने सारे जानवरों को अलग-अलग अच्छा। खाना खिलाना। मैं स्टार्टिंग में हमने सोचा था कि वॉलंटियर के भरोसे सारा कुछ चल जाएगा, लेकिन वॉलंटियर जैसे जितने भी हैं, सबका अपना पर्सनल लाइफ भी है। अगर कभी आप हाँ, कोई स्टूडेंट जुड़ रहा है तो वो पता चला आज आया कल नहीं आया। जबकि एनिमल्स को हम लोग को प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करके टाइम टू टाइम फीड कराना है, टाइम टू टाइम, तो उसमें हम लापरवाही करेंगे तो उनकी जान नहीं बच पाएगी। तो इसकी हमने सैलरी देख के पर्सन रखा है ताकि आप स्पेसिफिक इसी काम के लिए रहो। वैसे मेडिसिन भी टाइम टू टाइम यस मैम, वो जैसे अगर मान लीजिए मैं रेस्क्यू करने चला गया और आने में देर हो रही है, तो वो बच्चा तो बेचारा भूखा है ना, वो वेट कर रहा है कि आएँगे। तो मैं अपने कार्य के चलते दूसरे को भूखा नहीं रख सकता। इसलिए मजबूरन हमें स्टाफ रखना पड़ेगा। तो आप लोगों को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है? मैम और आप खुद मैं जैसे वन विभाग को ट्रेनिंग देता हूँ नॉर्मली और अभी प्रयास कर रहा हूँ जैसे जो यूथ है हमारे, उनको बायोडायवर्सिटी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि जो मैं ट्रेनिंग लेके आया हूँ टाडोगा से और सतपुड़ा अन्य जगहों से, तो वो चाहता हूँ कि हमारे यूथ को भी मिले। तो जो भी सीखा हूँ वो एक युवाओं तक लाने का प्रयास है और उनसे भी मुझे हो सकता है कुछ सीखने को मिले। इसी क्रम में कई सारे युवा हमसे कनेक्ट भी हो रहे हैं और एक अच्छी टीम बन जा रही है, तो फिर हम वाइल्ड और पेट्स दोनों सब्जेक्ट पे कार्य कर सकते हैं। तो आपको गवर्नमेंट और एनजीओ की तरफ से भी सपोर्ट मिलता है? नो मैम, गवर्नमेंट और एनजीओज़ की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमारा जो शेल्टर है वो गौशाला के रूप में पंजीकृत नहीं है। हाँ, हम तो सारे एनिमल्स को लेके चल रहे हैं, गाय, कुत्ता, बिल्ली, वो गौशाला कॉन्सेप्ट में अगर हम चलते तो हमें गवर्नमेंट फंडिंग होती। कोई ऐसी कहानी बताना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को? मन 2 कहानियाँ हैं। एक कहानी है कि हम क्योंकि व्यक्तिगत रूप से हमारे संस्था का वो जीव है, मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है। हमारी एक छोटी-सी बच्ची है लक्ष्मी, लगभग 2 साल पहले जब मैं उसका रेस्क्यू करने गया था, तो एक गौ माता थी जो कि मृत पड़ी हुई थी और मृत गौ माता का ये दूध पी रही थी। मतलब गौ माता को ट्रक वाला मार के चला गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी और 1 या 2 दिन की बच्ची होगी छोटी-सी और मृत गौ माता का दूध पी रही थी। तो मुझे देख के बहुत बुरा लगा और मैं उसको शेल्टर ले आया। और धीरे-धीरे उसको आदत दिलाएँ, हम लोग बॉटल्स के थ्रू दूध पिलाएँ। और जो भी शेल्टर में आता सब चीज़ दुलारी थी, सब गोद में उठा के इसका फ़ोटो क्लिक करा, बहुत ज़्यादा लाडली। जैसे-जैसे उसका एज बढ़ा है, अब थोड़ा-सा सबका अटैचमेंट कम हो गया, लेकिन मुझे अभी भी है क्योंकि मैं एक बार अगर वो 10 किलोमीटर दूर है, एक बार बुलाऊँ तो मेरे पास आ जाएगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा मानती है, अगर वो मुझे कभी शेल्टर रहा हूँ इधर-उधर अगर चली भी जाए तो मुझे बेचैनी होती है, मेरी लक्ष्मी कहाँ है? तो उससे मुझे विशेष लगाव है। और कोई आप ही को सेकंड बता रहा था मैम इसका मुनमुन का बता रहा हाँ, था। हाँ, मुनमुन एक बंदर है मैम और जब शेल्टर में वो आया था तो उसके गले में एक रस्सी बंधी हुई। जब हमने रस्सी को खोला तो ये नेक यहाँ से यहाँ तक कट गया और मतलब बहुत मतलब बंदर जो है उसमें टेप या नॉर्मल बैंडेज कुछ नहीं लगाता क्योंकि वो थोड़े-थोड़े देर में उसको निकाल देगा। बहुत ज़्यादा मतलब और मेन क्या था कि वो किसी के क्लोज़ नहीं जाता था, वो तुरंत बाइट करता था। वो ओनली मुझे मानता था। उसके केज में मैं जाता, उसके साथ टाइम स्पेंड करता, उसके ट्रीटमेंट करता, करते-करते वो प्रॉपर हेल्दी हो गया और ये जो था ये टोटली हील हो गया। मैं मतलब उसके केज में जाता, मेरे गोद में वो बैठ जाता, बॉडी के अंदर चला जाता और जैसे माँ बच्चे के करीब आती है, वैसा मुझसे क्लोज़ हो जाता। तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था और जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो थोड़ा एग्रेसिव हो गया और कोई भी वाइल्ड एनिमल का असली जगह जंगल है। तो जब मैं उसे छोड़ने गया, जब भी उसको दूर छोड़ के आता तो वो दौड़ के पीछे-पीछे आता, मतलब 2.5-3 किलोमीटर तक वो मेरा पीछा किया रहा। फिर मुझे मजबूरन फॉरेस्ट गार्ड को बोलना पड़ा कि आप इसको इस कमरे में बंद रखो, जब मैं चला जाऊँ तो आप इसको ओपन कर दें। तो समय पे मुझे उसका याद आता था, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी जाने के लिए कि जाऊँगा तो मैं जान रहा था कि वो छोड़ेगा नहीं मेरा। द्वारा हाँ, हाँ, लेकिन मैं अपडेट लेते रहता ताकि वो स्वस्थ है क्या।
अभी तो मैम उसका एक नया परिवार बन गया है और बाकी मंकीज़ के ग्रुप में चला गया है। तो ये अच्छा हो गया। वो अब आपको उतना मिस नहीं करेगा। मेबी ना करे लेकिन अब मेरी तो मेमोरी है ना मैम, मेरी तो वापस मुझे सारी चीज़ें याद आ जाती कभी ऐसा हुआ है कि आप अ, किसी की बहुत ज़्यादा मदद करना चाह रहे थे, लेकिन आप अपने आप को कभी कर पास आए नहीं? हैं। मैम जब शेल्टर मैंने शुरू किया था तब ऐसा होता था क्योंकि हमने गौ माता की ज़िम्मेदारी तो उठा ली लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे अगर 600-700 किलो की गाय है, उस टाइम शेल्टर में अकेला था और कई बार ऐसा रहता है कि गाय अगर पलट गई, इसका पोज़ीशन गलत है, पेट में गैस जम रहा है, तो बचने का चांस बहुत कम हो जाता है। उसको थोड़ा-सा पुश करके उसमें मैन पावर रखते हैं। और नॉर्मल पोजीशन में लाना पड़ता है। अगर गाय नाली में गिरी है, किसी ने फ़ोन किया, मैं मेरे पास टीम नहीं थी, अकेले चला जाता। तो अब उतने बड़े हेवी गाय को कैसे निकाल अब सामने वाला एक्सपेक्टेशन कर रहा था टीम के साथ आएगा। तो वैसे में मैं बहुत ज़्यादा असहाय महसूस करता था। दूसरा क्या है कि जब शेल्टर खोला, एक पार्वो डॉग में बीमारी होती है। हाँ, मैम मुझे आइडिया नहीं था कि फिर उनको कंटिन्यू दोनों तीनों टाइम ड्रिप चढ़ेगा। 4-4 5-5 बच्चे हो जाते थे, सबको लाइन से बॉटल चढ़े और सारे डॉग्स को ना पकड़ के बैठना। और मैं सिंगल पर्सन एक बार भी एक डॉग को ही पकड़ के बैठ सकता हूँ क्योंकि डॉग बार-बार हिलाएगा तो कैलूला हिल जाता है। तो ये बहुत बड़ा टारगेट था क्योंकि अगर 5 डॉग है, 1 डॉग में ड्रिप चढ़ने में 1 घंटे लगता है। 5 डॉग में पूरे 5 घंटे मेरे बर्बाद होते थे। और इस बीच में अगर लोगों का फ़ोन आया स्नैक रेस्क्यू अदर चीज़ के लिए तो मुझे पोस्टपोन करना पड़ता था कि उनको नहीं बता सकता था मैं रीज़न की इस रीज़न की चलते। थोड़ी लोगों में ये भी है कि सत्यम फ़ोन नहीं उठाता है, एटीट्यूड आ गया है, आता नहीं है। लेकिन सबको अपनी परेशानियाँ मैं नहीं बता सकता। लास्ट ईयर भी जब मैं आईसीयू में था, लोगों के फ़ोन आते थे और जब ट्रीटमेंट करा के आते तो मुझे ब्लर दिखाई देता था। इनके फ़ोन आए मैं उनको बताऊँ, लोग समझ ना पाया और सबको व्यक्तिगत परेशानी नहीं समझाया। तो वो बहुत सारे लोग नेगेटिव बात करने लगे, आता नहीं है, लेकिन मेरे भी कुछ निजी समस्या होती है ना, तो ऐसा हो। क्या लोगों में कुछ चेंज आया है जानवरों को? पहले से तो काफ़ी चेंजेस आ गया। मतलब जैसे रेप्टाइल है जो अपना सांप है, नॉर्मली लोग मार ही देते हैं। अब उनके पास ऑप्शन मिल गया है कि हमारी टीम को फ़ोन करेंगे, अगर मैं नहीं आ पा रहा हूँ तो अदर मेंबर आएँगे और उसको रेस्क्यू करके रिलीज़ करेंगे। और जो मैंने सीपीआर दिया या फिर अदर स्पीशीज़ किया तो लोगों को कदर हो गई जी वो। क्योंकि हमारे सरगुजा संभाग से जो वल्चर होता है गिद्ध पूरा विलुप्त हो चुका है और पूरे छत्तीसगढ़ में सारस पेन जो होते हैं, वो मात्र 2 पेयर बचे हैं, वो भी हमारे सरगुजा जिले। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि वो 2 बच्चे हैं और ज़्यादा होगा तो फिर और बेटर होगा। तो जैसे-जैसे स्कूल, कॉलेजों में जा रहा हूँ तो यूथ जुड़ रहा है और पहले से तो मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लगा सभी का। अ, छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा साँप आपने देखा कितना बड़ा था? मैम 15 मतलब 15 फीट का एक इंडियन रॉक पाइथन था। सिलफिली एक गाँव है शहर के करीब। जब मैं उसका रेस्क्यू करने गया तो वो सफ़ेद-सफ़ेद उसका बॉडी था। फिर मुझे मतलब प्रॉपर पता चला कि गाँव में आग मतलब खेतों में आग लगा दिया गया था, तो वो बच्चा भाग नहीं पाया था, पूरी बॉडी जल गई थी। लेकिन जब उसका साइज़ में मतलब जैसे-जैसे भूसे को हटाता गया, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा था वो। हाँ, किस्मत से बस ऊपर की बॉडी जली थी, वो हेल्दी था, उसका ट्रीटमेंट कराया फिर रिलीज़ किया। लेकिन वो बहुत बड़ा रेप्टाइल था। तो उसके मतलब वो जल चुका तो क्या? मैम उसके स्किन जल चुका था, ऊपर के हिस्से जैसे कलर जो रहता है अच्छा, हाँ, वो हाँ, व्हाइट हो गया है, जल के व्हाइट हो गया। काफ़ी अंदर तो यस मैम। एक क्वेश्चन जो आपसे बहुत लोगों ने ऐसे पूछा होगा कि आप इतना सांप और जानवरों के बीच में काम करते हो तो आपको डर नहीं लगता? मैम पहले तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता था क्योंकि मैंने कुछ मुझे ऐसा बखरी ऐसा लगता था कि मैंने ऐसे कुछ अचीव किया नहीं। जीवन मैंने कुछ सोसाइटी के लिए किया, तो फिर जीवन चला भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है इतने पॉपुलेशन। लेकिन लास्ट टाइम जब मुझे स्नेक बाइट हुई थी, जब मैं आईसीयू में था, तो मैं कंडीशन देखा कि मेरी साँसें रुक रही थी और मेरी मम्मी सामने रो रही है। और जो भी मेरे चाहने वाले थे 2-4 लोग थे, वो भी मुझे देख रहे हैं, सबके चेहरे पे पीड़ा थी। तब मैं सोचा कि मेरे जीवन से और किसी को फ़र्क पड़े ना पड़े, मेरे परिवार को बहुत ज़्यादा पड़ता है। और मेरे लिए तो मेरी मम्मी-पापा, भाई से बढ़ के कोई है नहीं है। तो फिर अब थोड़ा बहुत सोचता हूँ हर चीज़ से पहले, नॉर्मली डॉग्स भी टच करता था तो मुझे डर नहीं लगता। लेकिन अब जैसे डॉक्टर रेबीज़ वाले डॉग हैं, रेबीज़ का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, तो अब सोचता हूँ कि प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ करें। स्नेक रेस्क्यू भी कर रहे हैं तो थोड़ा-सा अपन एहतियात क्योंकि फैमिली तो है ही, साथ में 100 प्लस एनिमल्स शेल्टर के हैं। अगर मुझे कुछ हुआ तो फिर उनको भी मेबी प्रॉब्लम हो सकता है।
तो इसके चलते अब सोचना पड़ता है। आपको अपने आप को मेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता होगा। इसके लिए आप क्या करते हैं? मैम मेंटली तो रखना पड़ता है क्योंकि कई बार मैं ना टूट गया। मतलब ऐसा कंडीशन आया कि अब शेल्टर-वेल्टर बंद कर देते। मतलब 2 साल पहले जब लंपी एक गौ माता में बीमारी आई थी। हाँ, तो ऐसा कंडीशन था कि किसी तरह से कोई भी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। उस समय चुनाव भी था। तो जैसे गौ माता हमने एक क्वारंटाइन सेंटर जैसा बनाया था लंपी वाली गौ। ये उनका स्किन जब आप जाएँगे तो पूरा बॉडी सड़ जाता था। और जैसे भी गौ गौ माता खत्म हो जाती थी, उनकी बॉडी को पकड़ के हम लोग खींचते से तो मांस निकल के हाथ में आ जाता था। ऐसा कंडीशन था और हम लोग सोचते थे कि निगम से हेल्प मिलेगी। न मतलब अब किसी गवर्नमेंट की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मगर कंडीशन बस ऐसा था मैम कि हमने कई बार फ़ोन किया और उस टाइम हो सकता है सीएम का कार्यक्रम था, कभी कुछ था तो नगर निगम की गाड़ियाँ व्यस्त रहती। 1, 2, 3 दिन तक गाड़ी नहीं आती थी, जब एकदम पक्षी निकलने लग जाए और कंडीशन खराब आ जाए, ऐसे कंडीशन में उन गौ माताओं को खींच के निकालना पड़ता था। मतलब बहुत बड़ा टास्क था मैम और हम मजबूर थे क्योंकि हमारे पास कोई बड़ी गाड़ी नहीं थी और रेस्क्यू के लिए सारे चीज़ों के चलते दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट। तो मतलब बहुत बुरा कंडीशन था और उसी समय उन जीवों के बीच में रहने से मुझे लिम्फ नॉट हो गया। हाँ, लिम्फ नॉट में कंटिन्यू तबीयत खराब रहता था, वेट कम हो रहा था, मतलब इंटरनल बीमारी से अलग जूझ रहा था और ये मेंटली ऐसे परेशान था। तो ऐसे कई बार चैलेंजेस और एक पार हुआ आपका आपको बताया उस समय भी ऐसा था। आपका क्या ड्रीम प्रोजेक्ट आप देख रहे हो? आगे आप क्या करना चाहते हो जानने को? मैम मैं चाहता हूँ कि ऐसा लोगों की मेंटालिटी हो जाए कि शहर में ना तो किसी शेल्टर का ज़रूरत पड़े और ना ही ऐसे लोगों का। पूरे स जो कहीं मैं थॉट पढ़ा था कि किसी भी समृद्ध समाज की कल्पना करना हो, तो वहाँ के बेजुबान जीवों की स्थिति को देख के की जा सकती है। अगर हम अपने घरों के पास शेल्टर प्रोवाइड करें, जीवों की केयर करें, प्यार करें, तो जो डॉग आज एग्रेसिव हो रहे हैं हम इंसानों को ही बाइट कर रहे हैं, एनिमल्स को भी कर रहे हैं, वो नहीं है। कि अभी मैं आज रायपुर उतरा रेलवे स्टेशन में, 2 डॉग थे, लोग उसको धुतकार रहे थे। मैं 2 बार बस यहाँ सर पे, फोrehead पे हाथ फैलाया, वो मेरे पीछे-पीछे आ गए। तो इंसान हो या जानवर सभी को प्याते राइट। हैं। आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैं आप सभी को ये चाहता हूँ कि हमारे लिए वर्तमान में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी प्रकृति, जैव विविधता, पेड़-पौधे। तो हम क्योंकि हमको खुद का फ्यूचर देखना है और हमारे आने वाला भी फ्यूचर देखना है। जैसे मुझे अफ़सोस होता है कि हमारे सरगुजा से जो वल्चर हैं, गिद्ध हैं, विलुप्त हो चुके हैं, वैसा आने वाली पीढ़ी को अफ़सोस ना हो कि जो हमारे बीच के जीव हैं, वो धीरे-धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। क्योंकि हम हैं तो जानवर नहीं है, जानवर हैं तो हम। क्योंकि हम उनसे जुड़े हुए हैं हर तरफ से, उनसे कनेक्टेड हैं। तो सेव नेचर, सेव इन्वायरमेंट। थैंक यू सो मच सदरे मानने के लिए और सबके लिए इतनी सेव नेचर एंड सेव एनवायरनमेंट को प्लीज फॉलो करें। थैंक थैंक यू, वेलकम।